परिचय। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहते हैं। हाँ, नई जातियों की उत्पत्ति में आनुवंशिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आनुवंशिकी को परिभाषित करना, जनन के दौरान रूपांतरण के संचयन को समझना, वंशागति लक्षणों को समझना, लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान को समझना, प्रभाविता के सिद्धांत की पहचान करना, विसंयोजन के नियम को समझना, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझना, ये समझना कि लक्षण कैसे परिलक्षित होते हैं, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझना, जनन के दौरान विविधता का संचयन, माता पिता तथा उनकी संतति में उत्पन्न होने वाले अंतर तथा भाई बहनों के बीच अंतर को विविधता कहते हैं। केवल वे विविधताएं वंशागत होती हैं जो जीवधारियों की जनन कोशिकाओं में दिखाई देती हैं। ये विविधता जाति का निर्माण करने वाले गुण सूत्र में जीन के संयोग से अथवा उत्प्रेरण के कारण पैदा होती है। माता पिता यानी जनक द्वारा प्राप्त वंशागत लक्षणों के कारण शारीरिक संरचना में समानता होती है तथा अंतर बहुत कम होते हैं, किंतु यौन क्रिया द्वारा जनन करने वाले जीवों के आगे आने वाली पीढ़ियों में विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ही माता पिता की दो संतानें समान नहीं होती, इससे संतति में अंतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के बाद विविधताओं के संचयन के कारण भिन्नता उत्पन्न होती है। विकास के लिए विविधता कच्चे पदार्थ के समान है, आनुवंशिकी का आधार है, जीवों के नए प्रकार बनाता है, जीवों को बदले वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है तथा प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट पहचान देता है। वंशागत लक्षण जो विशेषक व्यापक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा माता पिता द्वारा विरासत में प्राप्त होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। गतिविधि। मनुष्य के कान दो प्रकार के होते हैं, मुक्त कर्णपाली वाले कान, जुड़े कर्णपाली वाले कान। हम दूसरे सभी के कानों का निरीक्षण करके वंशागति की प्रक्रिया को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कुछ मित्रों की कर्णपालियां मुक्त हैं, जबकि कुछ एक की कर्णपालियां जुड़ी हुई हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। लक्षणों की वंशागति के नियम इसलिए आए क्योंकि माता पिता दोनों समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का योगदान बच्चे के लिए करते हैं।
इस प्रकार प्रत्येक लक्षण माता तथा पिता दोनों के लक्षणों से प्रभावित हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए ग्रेगोर जॉन मेंडल ने 1856 में 7 दृश्य विपरीत लक्षणों वाली मटर पर प्रयोग किए। तने की ऊंचाई, लंबे या बौने पौधे, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार बीज, बीज का रंग हरे या पीले बीज, पुष्प का रंग सफेद या बैंगनी फूल, फली का आकार पूर्ण या सिकुड़ा, फली का रंग हरा या पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय या सिरा। एक लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया गया। इस प्रकार का क्रॉस जिसमें केवल एक ही लक्षण ज्ञात हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, कोई भी बीज के लक्षण का नहीं था। दूसरी पीढ़ी में दोनों ही लक्षण संतति में 3/1 के अनुपात में परिलक्षित थे। इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा कि 2 विपरीत लक्षणों में से संतति में केवल एक ही लक्षण F1 पीढ़ी में परिलक्षित होता है। वे लक्षण जो कि प्रथम पीढ़ी में परिलक्षित हैं, अर्थात लंबाई, यह प्रभावी लक्षण है, जबकि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में परिलक्षित नहीं है, अर्थात बौनापन, तो ये अप्रभावी लक्षण है। विसंयोजन का नियम। मेंडल ने कहा कि किसी भी अभिलक्षण के अगली पीढ़ी में जाने से पहले सबसे पहले जीन्स को युग्मक में पृथक किया जाता है, जो फिर आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इसी प्रकार अपने प्रयोग में मेंडल ने बीज के 2 अभिलक्षण चुने, बीज का रंग पीला या हरा, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। इस प्रकार के क्रॉस जिसमें एक ही समय में 2 अभिलक्षणों पर विचार किया जाता है, द्विसंकर या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधों के बीज गोल तथा पीले रंग के हैं, इसलिए गोल तथा पीला प्रभावी लक्षण हैं, जबकि हरा तथा झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण हैं। गतिविधि। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि पीढ़ी में बड़ा टी छोटा टी तथा छोटा टी लक्षण युग्म वास्तव में 1/2/1 के अनुपात में थे, हम F2 पीढ़ी को स्वयं क्रॉस कराकर F3 पीढ़ी उत्पन्न करेंगे। F3 पीढ़ी में हम देखते हैं कि शुद्ध लंबे बड़ा टी से केवल लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। शुद्ध बौने छोटा टी से केवल बौने पौधे उत्पन्न होते हैं, जबकि संकर लंबे बड़ा टी छोटा टी से उत्पन्न संतति 3/1 के अनुपात में होती है, 3 लंबे तथा 1 बौना। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लंबाई बौनेपन पर प्रभावी है।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जनक पीढ़ी में अभिलक्षण के स्रोत के परे अगली पीढ़ी में प्रत्येक अभिलक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। प्रत्येक जीन सेट डीएनए के एक अकेले धागे के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र टुकड़ों के रूप में होता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, एक नर जनक तथा दूसरी मादा जनक के लिए। जाति के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गैमीट हर एक जोड़े के लिए एक गुणसूत्र लेता है जब 2 युग्मक संयोग करते हैं। लक्षण कैसे परिलक्षित होते हैं? प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र होता है जो डीएनए के लंबे धागों से मिलकर बना होता है। डीएनए में एक कोड होता है जो कोशिका को निर्देश देता है कि अगली पीढ़ी में कौन सा अभिलक्षण परिलक्षित होगा। डीएनए का वह भाग जिसमें अभिलक्षण का कोड होता है जीन कहलाता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, पिता से एक तथा माता से एक। प्रत्येक गैमीट माता पिता से एक क्रोमोसोम लेता है। 2 गुणसूत्रों के मिलन पर अगली पीढ़ी में जाने वाले अभिलक्षणों की कुल संख्या नियत रहती है, जिससे डीएनए का स्थायित्व सुनिश्चित होता है। लिंग निर्धारण। बहुत से मनुष्य क्रोमोसोम में एक प्रति माता की तथा एक प्रति पिता की होती है तथा इस प्रकार के 22 जोड़े होते हैं, जिनमें से एक जोड़े को सेक्स गुणसूत्र कहते हैं। ये सेक्स गुणसूत्र हमेशा आदर्श जोड़ा नहीं होता है। स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र का आदर्श जोड़ा होता है, लेकिन पुरुषों में एक गलत मेल का जोड़ा होता है, जिसमें सामान्य आकार का एक एक्स क्रोमोसोम तथा दूसरा छोटा होता है, जिसे वाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसलिए स्त्रियां XX हैं तथा पुरुष XY। अंतरंग के दौरान माता हमेशा X गुणसूत्र का योगदान प्रदान करेगी, चाहे बच्चे का लिंग कुछ भी हो, जबकि पिता द्वारा दिए गए गुणसूत्र योगदान से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। जो संतान अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत करेगी वो बेटी होगी, जबकि जो संतान अपने पिता से Y गुणसूत्र वंशागत करेगी वो पुत्र होगा। क्या आप जानते हैं आनुवंशिकी नाम बेटसन द्वारा 1906 में रखा गया था। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। सारांश। आइए जो कुछ हमने सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पिछली पीढ़ी से वंशागति में एक मूलभूत शारीरिक संरचना तथा साथ में अगली पीढ़ी के लिए उपयुक्त बदलाव दोनों मिलते हैं। वंशागति के नियम उस प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं जिससे लक्षण विश्वसनीयता पूर्वक वंशागत होते हैं। पिता तथा माता दोनों समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ का योगदान बच्चे के लिए करते हैं। मेंडल ने अपने जनन प्रयोगों के लिए विपरीत अभिलक्षणों वाली 7 जोड़ी मटर का प्रयोग किया। F1 पीढ़ी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल द्वारा प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे तथा उनमें से 1/4 बौने थे। इन क्रॉस के द्वारा प्रभाविता नियम तथा संयुग्मों की शुद्धता या विसंयोजन नियम कार्यकारी हुआ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को F2 पीढ़ी में 9/3
3/1 का अनुपात प्राप्त हुआ। इससे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की खोज हुई। जीन डीएनए से बनते हैं जो लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मनुष्य में किसी भी व्यक्ति का लिंग आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्यों में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में XX प्रकार के सेक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में XY प्रकार के सेक्स गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार पुरुषों में 44 जमा XY युग्म तथा स्त्रियों में 44 जमा XX युग्म के गुणसूत्र होते हैं। जीवधारियों के सामान्य लक्षणों में शारीरिक कार्यकारी अथवा व्यवहारिक बदलाव को रूपांतरण कहते हैं।